एक नगर में रमेश नाम का एक व्यापारी रहता था। वैसे तो एक समय उसकी गिनती नगर के सबसे अमीर व्यापारियों में की जाती थी, लेकिन अब वह सिर्फ नाम का ही सेठ रह गया था। उसका व्यापार बंद होने के कगार पर आ चुका था। उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था। उसके दिन बहुत ही गरीबी में बीत रहे थे और उसका इस हालात का कारण उसका स्वभाव था। वह एक बहुत ही शांत और भोला व्यक्ति था। वह किसी के बातों पर बहुत ही आसानी से विश्वास कर लेता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत ही आसान था। चालाकी तो उसके अंदर थी ही नहीं और उसके इस सरल स्वभाव का फायदा उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में पहुंचा दिया था। उसके कुछ चालाक मित्र, रिश्तेदार और दूसरे व्यापारियों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। अपने बातों में बहलाकर उसे ऐसे ऐसे व्यापार करवाए जिसमें उसे सिर्फ नुकसान ही हुआ। रमेश सेठ पहले इन चालाकियों को नहीं समझ पा रहा था। लेकिन जब वह कंगाल हो चुका था तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लोगों के द्वारा दिए गए धोखों का पता चला और जिन्हें वो अपना समझ रहा था उनके सच्चाई का पता चला। अब वह रमेश सेठ पूरे दिन अपने साथ हुए धोखों और अपने इन हालात के बारे में सोचता रहता और खुद को कोसता रहता, जिससे उसके दिन बहुत ही तनाव और उदासी में बीतने लगे। घर में पत्नी से भी अक्सर झगड़े होते रहते। कर्ज मांगने वालों की भीड़ रोज उसके घर में लगी रहती और वो उनसे मुंह छिपाता फिरता। एक दिन अपनी ऐसी हालत से परेशान होकर उसने आत्महत्या करने की निश्चय किया और आत्महत्या करने के लिए वह एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक गुरु का आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम में बहुत ही शांति और सुकून का माहौल था। सेठ ने देखा कुछ लोग गुरुदेव के सामने बैठे हुए हैं और एक एक कर उनसे अपनी समस्याओं का समाधान पूछ रहे हैं। यह देखकर सेठ के मन में भी उत्सुकता जागी। उसने आश्रम से बाहर निकल रहे एक व्यक्ति को रोककर गुरुदेव के विषय में पूछा। व्यक्ति ने कहा, ये गुरुदेव अपनी बुद्धिमानी के लिए आसपास के सभी नगरों और गांव में सबसे प्रसिद्ध है। ये अपनी बुद्धिमानी से लोगों के बड़ी बड़ी समस्याओं को बड़ी ही आसानी से सुलझा देते हैं। ये लोगों के मन की बात जानने में और झूठ पकड़ने में बहुत माहिर हैं, को समझाते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान, क्योंकि इन्होंने मानव स्वभाव के बारे में बहुत ही गहराई से अध्ययन कर रखा है और उसे समझने में महारत हासिल कर रखी है। इनसे किसी से भी अपनी बात मनवा लेना चुटकियों का खेल है, इसीलिए इन्हें चालाक संत भी कहा जाता है। अगर तुम्हारी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान इनसे पूछ सकते हो। इतना कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। इसके बाद सेठ ने गुरु के सामने बैठी भीड़ के पीछे जाकर बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करने लगा। शाम होते होते सारी भीड़ वहां से चली गई। अंत में सेठ की बारी आई। सेठ ने गुरुदेव को प्रणाम किया और बहुत ही दुखी मन के साथ अपने साथ घटी सभी घटनाओं को कह सुनाई। गुरुदेव ने सेठ की बात पूरी ध्यान से सुनी और शांत स्वर में उत्तर दिया। व्यक्ति को इतना भोला और सरल नहीं होना चाहिए कि वो हर किसी के बात पर भरोसा कर ले और दूसरों के कहने पर कुछ भी करना शुरू कर दे। व्यक्ति के अंदर थोड़ा समझदारी और चालाकी का होना बेहद आवश्यक है। चालाकी का मतलब यह नहीं कि वो दूसरों का फायदा उठाना शुरू कर दे या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए दूसरे चालाक लोगों के चालाकी से खुद को बचा सके, खुद का नुकसान होने से बचा सके और दूसरे कमजोर लोगों की मदद कर सके। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे तुम लोगों से जो चाहते हो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनका उपयोग करके
तुम लोगों और परिस्थितियों को अपने बस में कर सकते हो। साथ ही आज तुम ये भी जानोगे कि कैसे चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचानना है और उनसे खुद को बचाना है। इस तरह से तुम एक सीधे साधे व्यक्ति से एक समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज मैं जो तरीके बताने वाला हूँ उसका उपयोग किसी गलत काम के लिए मत करना, बल्कि खुद की और दूसरों की भलाई के लिए करना। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां तुम्हें कुछ ऐसे चालाक लोग मिलेंगे जो खुद की जिंदगी चलाने के लिए बोलने वाले लोगों का इस्तेमाल करते हैं। अब तुम्हें इन्हें पहचानना कैसे है? जो लोग बहुत ज्यादा बातों देना चाहिए, क्योंकि ये लोग भरोसे के कमियों को पूरा करने के लिए बहुत ही ज्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। तुम्हें उन पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग अपनी झूठ से तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग एक ही चीज के बारे में बार बार बोलते हैं वो झूठे हो सकते हैं। ऐसे लोग बहुत से उदाहरण और जानकारी देते हैं ताकि उनकी बातों पर तुम्हारी भरोसा हो सके। तुम जिस इंसान के साथ बात कर रहे हो उसका असली रंग जानने का तरीका है कि तुम उनकी बातों को दोबारा सुनो। फिर वह जिस तरह से अपनी वो कहानी सुनाएगा उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि वह झूठा है कि नहीं। जब तुम दोबारा सुनो तो इस बात पर ध्यान दो कि दोनों ही बार तुम्हें एक ही कहानी सुनाई कि नहीं। दूसरी बात, जब तुम किसी ऐसे इंसान को जानते हो जो दूसरे से झूठ बोलता है तो उस पर कभी भी भरोसा मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे से झूठ बोलता है वो तुमसे भी झूठ बोलेगा। साथ ही तुम्हें उन लोगों से भी सावधान रहना चाहिए जो ये दावा करते हैं कि उनके पास पहले बहुत सारा पैसा था जो अब डूब गया है, जिससे ये पता चलता है कि जिस इंसान से तुम बात कर रहे हो वो जो कुछ भी बोलता है वो झूठा है। हाँ, हो सकता है सच में कभी उसके पास बहुत सारा पैसा रहा हो और अब वह गरीब हो गया है। इसीलिए समझदारी इसी बात में है कि ऐसे व्यक्ति से कभी भी पैसों को लेकर समझौता नहीं करना चाहिए। जो इंसान खुद के पैसों को संभालने में कमजोर है उसे पैसे के बारे में सलाह लेना अक्लमंदी नहीं है। तुम्हें नाकाबिल लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कोई इतना काबिल नहीं है कि वह जरूरी बातों का ख्याल रख सके। तो ऐसे लोग अपने व्यापार या काम को संभाल नहीं सकते। एक सच्चा समझदार व्यक्ति अपना ध्यान ज्यादा जरूरी समस्याओं की ओर रखता है, न कि फालतू के कामों में। एक बात और, जो इंसान हमेशा अपनी बात दोहराता है और बात बात पर वादा करता है, कस्में खाता है, वो झूठा होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति का कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अगर तुम्हें लगता कि किसी भी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करके तुम्हें तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें परिणाम मिलेगा तो तुम गलत हो। तुम्हें ये बात याद रखना चाहिए कि लोगों को सिर्फ वही चाहिए होता है जो वो कभी हासिल नहीं कर पाए। यदि अगर तुम्हें सामने वाले से तुम्हें अपना काम करवाना है तो उसे बार बार ये भरोसा दिलाओ तुम्हें वो चीज दिला सकते जिसे वो खुद हासिल नहीं कर पाया। इसे और असरदार बनाने के लिए तुम्हें दो नियमों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, जिस इंसान को तुम अपने काबू में करना चाहते हो उसे वो देना शुरू कर दो जिसे वो लेना चाहता है। दूसरा, उस इंसान को तुम तब देखो जब वह तुम्हारे नियंत्रण में आ जाता है। देखो कि उसे कैसे तकलीफ पहुंचती है जब तुम वो देना बंद कर देते हो जो वह चाहता है। जब भी तुम्हें लगे कि वो इंसान तुम्हें हल्के में लेने लगा है
तो उससे वो चीज वापस ले लो जो तुमने उसे दी थी। ये चीज सामने वालों को एक कमी और एहसास कराएगी, जिससे वो फिर से तुम्हारी बात मानने को तैयार हो जाएगा। तीसरा, जब कोई इंसान ऐसा बर्ताव करता है कि उसे सब कुछ मालूम है, तो तुम निश्चित तौर पर तुम एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हो जिसके पास दिमाग की कमी है। असलियत यह है कि जो व्यक्ति ये मानता है कि उसे कुछ नहीं पता, अंत में वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान निकलता है और बाजी मार जाता है। अगर तुम्हें अपने आसपास के लोगों का नियंत्रण अपने हाथ में लेना है, तो नरम और विनम्र बनना ही सबसे अच्छा तरीका होता है। इससे ये दिखता है कि तुम लोगों से बहस या झगड़ा नहीं करना चाहते हो। अपने शरीर के हाव भाव को भी विनम्र रखो। लोगों को जब एक बार पता चल जाता है कि तुम बहुत कुछ जानते हो, तो तुम्हारी सफलता या असफलता को तुम्हारे ही खिलाफ उपयोग किया जाएगा। तुम्हारी नाकामयाबी पर तुम्हारा अपमान किया जाएगा और तुम्हारी कामयाबी पर लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। और जब लोग के सामने तुम ऐसे दिखते हो कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो लोगों से बात मनवाने की तुम्हारी तरकीब असफल हो जाती है। लोग तुम पर उन्हें इस्तेमाल करने का आरोप लगा सकते हैं और वो तुम्हारी योजना की आगे बढ़ने के पहले ही तुम्हें मौका दिए बिना मना कर देंगे। हमारे नादान, अनजान या विनम्र बने रहने से लोगों को हम पर शक नहीं होता कि हम उनसे अपना काम निकलवा रहे हैं। जो व्यक्ति अपने इरादे और भावनाओं को छुपाने में वो जितना माहिर होगा, उतनी ही आसानी से लोगों को अपनी नियंत्रण में ले सकता है। जब लोगों को लगेगा कि तुम नरम हो और तुम्हारा झगड़ने का स्वभाव नहीं है, तो वो आगे बढ़कर तुम्हारी मदद करना चाहेंगे और हो सकता है कि तुम्हें अपने बारे में वो जानकारी दे दे जिनका उपयोग तुम उन्हें काबू में करने के लिए कर सकते हो। और वो ये सारी जानकारी सिर्फ इसीलिए देंगे क्योंकि उनको भरोसा होगा कि तुम उनसे कभी नहीं लड़ोगे। वह व्यक्ति जो यह मानता है कि उसके अंदर सुधार की गुंजाइश है, उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे व्यक्ति के भीतर विनम्रता भी आ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसे बहुत कुछ सीखना है। लेकिन जिस व्यक्ति को लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, वो आसानी से बेवकूफ बन जाता है। साथ ही एक गृहस्थ व्यक्ति के रूप में तुम्हें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा धन कहाँ जा रहा है, और तुम तब तक अपने मेहनत से कमाए धन को खर्च मत करो जब तक तुम्हें वो चीज ना मिल जाए जो उस धन के बदले में लेना चाहते हो। इसका मतलब है, अगर तुम बिना सामान लिए तुम पैसे दे देते हो, तो तुम्हारे साथ धोखा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हो सकता है कि अगर किसी ने तुम्हारा पैसा पहले ही रख लिया हो, तो वो अपने वादे को पूरा ना करें। इसलिए सुरक्षित रहने के लिए उस इंसान को अपना पैसा रखने देने से पहले वो हासिल कर लो जो तुम उससे पाना चाहते हो। चौथी बात, लोगों से अपना बात मनवाने का सबसे अच्छा तरीका ये जान लेना है कि तुम किसके दिमाग को बदल सकते हो और किसके नहीं। ये बात 100% सच है कि तुम तब तक किसी के दिमाग को अपने अनुसार नहीं चला सकते जब तक कि वो तुम्हें पसंद ना करता हो। इसलिए उन्हें अपने अनुसार चलाने की कोशिश करो। जो तुम्हें पसंद करता हो और तुम्हारी इज्जत भी करता हो, लेकिन सिर्फ सही कामों के लिए। इस बात का ध्यान रखना, अगर तुम किसी ऐसे व्यक्ति को अपने अनुसार चलाने के प्रयास करोगे जो तुम्हें पसंद नहीं करता, तो तुम्हारा सारा समय, प्रयास, धैर्य सारा बेकार चला जाएगा। इसके अलावा जब भी किसी ऐसे व्यक्ति को बदलने की कोशिश करोगे, तो वो तुम्हारे साथ बहस करेगा। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम ऐसे व्यक्ति का मन तुम कभी नहीं बदल पाओगे।
इससे पहले तुम्हारी बात बहस में बदल जाए। तुम्हें अपनी कोशिश बंद करनी होगी और पीछे हटना होगा। याद रखना, तुम उन्हीं लोगों को बदल सकते हो जो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्हारी इज्जत करते हैं। इसलिए जिसे बदलना हो उससे पहले अच्छा रिश्ता बनाओ और दोस्ती बढ़ाओ। इतना कहने के बाद गुरुदेव थोड़ी देर के लिए रुके और फिर आगे कहना शुरू किया। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिसका उपयोग करके चालाक और धोखेबाज लोग दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। पहला तरीका, चालाक व्यक्ति को जब उसे अपना काम करवाना होता है तो वह अपने इरादे को पूरी तरह से छुपा कर रखता है, यानी वो झूठ बोलता है, सबसे महत्वपूर्ण बात को छुपाता है और सिर्फ हमें उतना ही बताता है जितना वह चाहता है कि हम जानें। दूसरा तरीका, वह व्यक्ति जो चालाक है और दूसरे को गुमराह करना चाहता है, वह हमेशा यही प्रयास करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि इसी प्रकार से वह एक समूह का सबसे बड़ा हिस्सा बन सकता है या अपने फायदे के लिए लोगों का उपयोग कर सकता है। तीसरा तरीका, जो गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति होता है, वो लोगों के भावनाओं के साथ खेलना अच्छे से जानता है। वह अलग अलग मौकों पर अपने फायदे के लिए अलग अलग भावनाएं व्यक्त करता है, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। जैसे कभी ज्यादा गुस्सा करेगा, कभी विनम्र बन जाएगा, कभी बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा और कभी उदास हो जाएगा। जिस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से उसका काम बनेगा, वो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। चौथा तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति ये प्रयास करता है कि सबकी महान मूर्ति सब उसे ही मिले, सब उसे ही सबसे बेचारा समझे। उससे मतलब नहीं कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है। वह हमेशा तुम्हें महसूस करवा देगा कि उसकी समस्या तुमसे कहीं ज्यादा बड़ी है और वो तुमसे ज्यादा तकलीफ में है। इसलिए तुम्हें उसके प्रति दया भावना रखनी चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए। पांचवा तरीका, एक चालाक व्यक्ति जो अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो तुम्हारे दिमाग में इस बात को बहुत ही गहराई से बैठा देगा कि वही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसके बिना तुम्हारा काम चल ही नहीं सकता। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। बस वह इस बात का याद दिला देता है कि उसके बिना तुम्हारे जीवन का कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस तरीके से तुम जितना उन पर निर्भर होते चले जाओगे, उतना ही उनका नियंत्रण तुम पर बढ़ता चला जाएगा और वो तुमसे अपना काम निकलवाते रहेंगे। छठा तरीका, चालाक व्यक्ति की हमेशा कोशिश होती है कि किसी भी बड़े काम का श्रेय सिर्फ उन्हें ही मिले, सिर्फ उनकी ही वाहवाही हो। काम कोई भी करें लेकिन तालियां सिर्फ उनके लिए बजे। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बातों में फंसा सके। चालाक व्यक्ति अक्सर सबसे मुश्किल काम दूसरे को दे देता है और सबसे आसान काम अपने लिए रखते हैं, लेकिन सारे काम का श्रेय खुद लेने का प्रयास करते हैं। सातवां तरीका, एक धोखेबाज व्यक्ति दिखावा करेगा तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त बनने का। वो दिखाएगा कि उससे अच्छा तुम्हारा और कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। इस तरीके से वो तुम्हारी सारी राज जानने का प्रयास करेगा और कभी गलत समय आने पर उसका उपयोग तुम्हारे ही खिलाफ करेगा। इसलिए अपनी राज बताने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज है एक धोखेबाज दोस्त का होना।
इसलिए कौन दोस्त है और कौन नहीं, इसकी पहचान करना सीखो। 8वां तरीका, अधूरी जानकारी देना। जो धोखेबाज होगा वो तुम्हें उतनी ही जानकारी देगा जितना वह चाहता है कि तुम्हें पता हो, कारण क्योंकि वो चाहता है कि तुम्हें उतनी ही चीजों के बारे में पता हो। वो तुम्हारे साथ कभी पूरी बात साझा करेगा ही नहीं, वह सबसे महत्वपूर्ण बात छुपा लेगा ताकि समय आने पर उनका प्रयोग करके सारा श्रेय ले सके या अपना काम निकलवा सके। 9वां तरीका, चालाक व्यक्ति कभी भी अपनी बात पर खड़ा नहीं उतरेगा। समय आने पर अपनी बात से मुकर जाएगा। अब इसका कुछ भी कारण हो सकता है, या तो वह चाहता है कि आखिर तुम्हारा वो काम ही ना हो, या फिर वो जानबूझकर वो कर रहा है। ये उसके इरादे पर निर्भर करता है। 10वां तरीका, वो ऐसा दिखा सकता है जैसे कि उन्हें कुछ पता ही ना हो, वही सबसे ज्यादा मासूम है। हालांकि उन्हें उस समय उस घटना या चीज के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन वो सब कुछ तुम्हारे ही मुंह से सुनना चाहेंगे, क्योंकि कल उनके मुंह से ऐसा कुछ निकल गया जो नहीं बोलना चाहिए था, तो वो तुम्हारा नाम ले सके कि मुझे तो उसने बताया था। या फिर वो मासूम इसलिए भी बने रहते हैं ताकि वो जिम्मेदारियों से बच सके। ज्यादा काम जो उन्हें मिल सकता था वो उन भार से बचे रहें। वो जानबूझकर वैसा करते हैं ताकि उन पे कोई ध्यान ना दे और वो बड़े कामों से बच सके। 11वां तरीका, एक गुमराह करने वाला धोखेबाज व्यक्ति हमेशा झूठी तारीफ करेगा। वो वही बोलेगा जो सामने वाला उससे सुनना चाहता है, और वो ऐसा तब तक करेगा जब तक उसका काम नहीं निकल जाता, और उसके बाद उसी व्यक्ति के लोगों के सामने उसकी बुराइयां करेगा और उसकी कमियां गिनाएगा। आखिरी तरीका, वो तुम्हारे निर्णय पर अपना नियंत्रण रखने का प्रयास करेगा। सबसे पहले एक धोखेबाज और चालाक व्यक्ति तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र बनने का प्रयास करेगा। उसके बाद उसे भरोसा हो जाएगा कि तुम उस पर आंख मूंदकर उस पर विश्वास करने लगे हो, तो वो तुम्हारे निर्णय खुद लेने का प्रयास करेगा और तुम्हें यह महसूस करवा देगा कि जो उसने निर्णय तुम्हारे लिए ली है वही निर्णय तुम्हारे लिए सबसे फायदेमंद है, जबकि अंत में इसका फायदा सिर्फ उस चालाक व्यक्ति को ही मिलने वाला है। तो ये थे वो तरीके जिनका उपयोग करके तुम लोगों से अपनी बात मनवा सकते हो और चालाक और धोखेबाज लोगों को पहचान करके उनसे बच सकते हो। रमेश सेठ को अब अपनी सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। उसने इस अनमोल जानकारी के लिए गुरुदेव का धन्यवाद किया और अपने घर वापस लौट गया। साथियों, मुझे उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।